हे गाइस, वेलकम टू इलाइट एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी। इसके बाद हम इंग्लिश भी पढ़ेंगे। और जो हमारे टॉपिक चल रहे थे संविधान के, वो अभी थोड़े दिन से जो लेट हुए हैं वो आने शुरू हो जाएंगे, कंटिन्यू आएंगे। और जब तक आएंगे जब तक पेपर की डेट ना आ जाए और या फिर कंप्लीट ना हो जाए। तो हिंदी और इंग्लिश ये दोनों भी हम पढ़ा रहे हैं, और उसके साथ साथ अब विज्ञान के भी वीडियो आपको डेली मिला करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी में जो मुख्य रूप से पूछा जाता है वो है भाषा का बोध। इसमें हम जानेंगे कि भाषा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे काम करती हैं, और कैसे कैसे इस भाषा का विकास हुआ है, कैसे हमारी हिंदी भाषा डेवलप हुई है। उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे इसमें साहित्यिक रचनाएं हुई हैं। फिर उसके बाद इसमें कौन से नियम लगते हैं, कैसे वर्णों से मिलके शब्द बने हैं और शब्दों से मिलके वाक्य बने हैं। ये सब चीज़ें हम जानेंगे भाषा के बोध में। उसके बाद शब्द युग्म की बात आती है। शब्द युग्म में हम जानेंगे पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, और जो शब्दों के बारे में जो ज्ञान होगा वो हम शब्द युग्म में जानेंगे। शब्द निर्माण, इसमें हम तत्सम तद्भव शब्द ऐसे शब्दों को देखेंगे, और जो अपवाद शब्द होंगे उनको भी देखेंगे। ऐसे ही हम काव्यबोध के बारे में जाएंगे। जब ये पढ़ाएंगे तब काव्य की जो रचनाएं हैं, जैसे अलग अलग काव्य हैं, छंद रोला, और उसमें जो रचनाओं में उपयोग होते हैं व्याकरण संबंधी नियम, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपठित बोध के बारे में हम जानेंगे कि कैसे हम ऐसे एक काव्य जो कि हमने पढ़ा नहीं है और वो हमारे सिलेबस में आ जाता है या फिर हमारे क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो हम उसे कैसे डील करेंगे। उसके बाद हम क्षेत्रीय बोलियों के बारे में भी जानेंगे, और हिंदी की पत्र पत्रिकाओं के बारे में जानेंगे, जिसमें कि एक सवाल बनता ही है, हमेशा से बनते हुआ आया है, एमपीएसआई का पेपर हो चाहे वो जेल बहरी का पेपर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले भाषा के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो वह सार्थक भाषा वह सार्थक वाणी है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को व्यक्त कर सकता है। एक भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को समझ सकता है। ये जो कहा है, ये परिभाषा दी गई है पंडित कामता प्रसाद गुरु द्वारा। भाषा में संकेतों का परंपरागत एवं रूढ़ प्रयोग होता है। भाषा अपने गुण और स्वभाव के प्रकृति के आधार पर दो भागों में बटी हुई है, एक लिखित आधार पर और एक मौखिक रूप पर। चलिए आगे देखते हैं। संरचना के आधार पर भाषा के 3 अंग हैं। एक होता है मूल ध्वनियाँ, जो हमारी ध्वनियाँ मुंह से निकलती है, तालव्य से निकलती है। इनके बारे में भी हम आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें बताएंगे। तो मूल ध्वनियों जिनसे मिलके एक शब्द बनता है और शब्द से मिलके एक वाक्य बनता है, ये 3 अंग हैं भाषा के, आधार हैं जो। अब भाषा 3 रूप से बोली जाती है। 3 रूप हैं भाषा के: बोली, परिनिशिष्ट बोली और भाषा राष्ट्रभाषा। तो बोली वो है जो जनसाधारण के द्वारा किसी एक समूह में बोली जाती है। इसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं होती, इसका कोई व्याकरण नहीं होता, इसका व्याकरण संबंधी नियम भी नहीं होता। जैसे तमिल, मराठी, गुजराती, वैसे इनमें आजकल काव्यों की रचनाएं होने लगी है, फिर भी लेकिन हम इन्हें बोली ही बोलेंगे। और जनजाति समूह जो एक भाषा बोलता है जो हमें अटपटी सी लगती है और हम समझ नहीं पाते हैं, वो भी बोलियों में ही आती है। परिनिशिष्ट भाषा वो भाषा होती है जैसे हिंदी और इंग्लिश, जिनमें व्याकरण संबंधी नियम होता है, जिससे शिक्षा पद्धति चल सकती है, जिससे शासन व्यवस्था चल सकती है, और हम इन्हें शासन व्यवस्था में, शिक्षा में इनका उपयोग सर्वसाधारण कर सकता है। ये परिनिशिष्ट भाषा होती है जैसे हिंदी और अंग्रेजी। और राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है
जो कि राष्ट्र द्वारा, शासन द्वारा शिक्षा में उपयोग नहीं होती है, लेकिन पर बोली सब जाती है, सभी जनसाधारण जानते हैं। और आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ तक कि थोड़ी दूर के स्थान भी वो बोली जानते हैं, वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब आगे देखते हैं हम। भाषाई आधार पर बोलने वालों को आधार मानकर भाषाओं को 4 परिवार में बांटा गया है। 4 भाषाई परिवार हैं जो कि भारत में रहते हैं। भारोपीय, जो कि हम लोग हैं, जो आर्यों द्वारा डेवलप हुए हैं, भारोपीय। तो ये लोग 73% ऐसे लोग हैं जो भारोपीय भाषा का उपयोग करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है द्रविड़, जो कि साउथ में बोली जाती है, जैसे तमिल, तेलुगु, उड़िया, ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। भारोपीय परिवार की भाषा हिंदी है, बंगाली है, पंजाबी है, ये भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं। उसके बाद आस्ट्रिक परिवार की भाषाएं वे होती हैं जिनका ज़्यादातर जनजाति समूह उपयोग करता है। और चीनी तिब्बती वे भाषा है जो चीन और तिब्बत और चाइना और भारत की सीमाओं पर बोली जाती है और बहुत कम समूह में बोली जाती है। तो आस्ट्रिक जो है वो 1.30% और चीनी तिब्बती 1.070% बोली जाती है। अब हिंदी का जो विकास हुआ है वो संस्कृत से हुआ है, ये सब हम जानते हैं। संस्कृत 2000 ईसा पूर्व 2000 ईसा पूर्व संस्कृत से हिंदी का जनन हुआ है। तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। ईसवी जो हम लिखते हैं ईसा पूर्व, ये लिखते हैं हम जो यीशु मसीह हैं उनके जन्म को एक स्टैंडर्ड हमने रूल बनाया है, जिससे हम ईसा पूर्व और ईसा पश्चात की गणनाएं करते हैं, जिससे हम उनके साल निकालते हैं। तो जैसे कि ईसा पूर्व ये बीच का ये है ईस्वी, जिसमें यीशु मसीह का जन्म हुआ है, ये ईसा पूर्व है और ये पश्चात। तो यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4। तो जितना पुराना होगा ये उतने ज़्यादा नंबर होंगे और जितना नया होगा उतने कम नंबर होंगे। जैसे कि जो पहला होगा वो सबसे नया है, लेकिन पर जो चौथा है वो सबसे पुराना है। इसी प्रकार से हम गणना करते हैं। तो ईस्वी से 2000 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा का उपयोग माना गया है। उसके बाद आती है पाली भाषा, जिसका 500 ईस्वी के आसपास उपयोग हुआ है। महात्मा बौद्ध जो हैं उनके ग्रंथों में, उस समय के जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें पाली भाषाओं का इस्तेमाल हुआ है और इसी से उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार किया है। प्राकृत भाषा जो लगभग उसी समय में बोली गई है और उसी समय में इसमें रचनाएं हुई हैं, जो महावीर स्वामी द्वारा जिनका ज्ञान रचनाओं में पंक्तिबद्ध है। उसके बाद अपभ्रंश आई है। अपभ्रंश ऐसी भाषा जिससे बहुत सारी भाषाएं निकली हैं। हम आगे जानेंगे अपभ्रंश से कितनी भाषाएं निकली हैं। और अपभ्रंश में भी बहुत सारी भाषाएं थी। फिर उसके बाद प्राचीन हिंदी जो 1000 ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुई। फिर उसके बाद मध्यकालीन हिंदी, जिसमें आदि कवि तुलसीदास जी ने रचनाएं की हैं। फिर उसके बाद आधुनिक हिंदी, जिसमें हम कामता प्रसाद गुरु और मुंशी प्रेमचंद जैसे महाकवियों का वर्णन है। उन्होंने आधुनिक हिंदी में रचनाएं की हैं। जो अपभ्रंश हैं उसमें निम्न प्रकार की हैं शैलियाँ हैं। सौर सैनी जो है एक शैली थी, जिससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती भाषाएं जो हैं वो सौर सैनी में बोली जाती हैं। ऐसे ही अर्धमगधी, इनमें पूर्वी हिंदी जो है मगधी है और बिहारी है, उड़िया, बांग्ला और असमिया बोली जाती हैं। फिर ऐसे एक खस है जिसमें पहाड़ी सौर सैनी से प्रभावित है खस। और ब्राह्मण जो कि पंजाबी सौर सैनी से प्रभावित है, जो कि सिंध प्रांत में बोली जाती थी।
वैसे ही महाराष्ट्री से मराठी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो कि आप कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। लेटेस्ट पीडीएफ मिलेंगी आपको। और फिर मिलते हैं आपको अगले पार्ट में। तब तक के लिए बी सेफ।